आज इक्विटी बाजार का मूड है जबरदस्त। मैं हूं प्रियंका संभव, सौदा आपका लेकर हाजिर है। हम आपको बताते हैं आज क्या फोकस रहने वाला सौदा आपका में। सबसे पहले नजर रहेगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। आपको देंगे कमाई के टिप्स हमारे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स। थायरोकेयर की लिस्टिंग का है इंतजार। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। और हफ्ते के पहले दिन राकेश बंसल के साथ बनाइए निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। नतीजों पर बात करने के लिए आरती इंडस्ट्रीज और केईसी इंटरनेशनल का मैनेजमेंट होगा सौदा आपका में। नवनीत डागा के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी 10:30 बजे। और इक्विटास होल्डिंग और जेके पेपर के नतीजों पर भी होगी बात। साथ ही में आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देंगे राजेश अग्रवाल। लेकिन आज है अक्षय तृतीया और देखते हैं इस मौके पर कमोडिटी बाजार में क्या एक्शन है। तो आज है अक्षय तृतीया, वही दिन जब माना जाता है कि सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। वैसे पिछले एक साल के दौरान सोने की कीमतें करीब 10% तक बढ़ चुकी हैं। इस साल अक्षय तृतीया के मौके पर सोना 30,000 रुपए के ऊपर बिक रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज ऊपरी स्तर में सोने और चांदी में हमें दबाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कीमतें पिछले 15 महीने के ऊपरी स्तर पर बनी हुई हैं। तो आगे घरेलू बाजार जब खुलेंगे तो आज सोने के मूड को समझेंगे, साथ में अपने एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे कि सोने में आज के निवेश से आगे आपको कितना फायदा हो सकता है। तो सोना खरीदिए अक्षय तृतीया में, लेकिन क्या हो रणनीति इस पर करेंगे बात। लेकिन पूरे कमोडिटी बाजार पर भी हमारी नजर रहने वाली है। तो किस तरह के इंटरनेशनल क्यूज हैं आपको बताते हैं। हमें जो अभी दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि क्रूड कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि दो फैक्टर्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। कनाडा में आग से सप्लाई पर असर की आशंका हो रही है, तो वहीं चीन में क्रूड का इंपोर्ट बढ़ने से भी कच्चे तेल में हम एक जोरदार तेजी को लौटते हुए देख रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कच्चे तेल के लिए यहाँ इंटरनेशनली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम 1 से 1.5% तक उछल गया है। लेकिन आज बाजार के अच्छे मूड में लिस्ट हो रही है थायरोकेयर, और यही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। बीएसई में एक नया शेयर जो शामिल होने वाला है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का। और इस घंटे की आवाज से थायरोकेयर की लिस्टिंग हो गई है। अब देखते हैं किस प्राइस पर हुई है लिस्टिंग। इसका इशू प्राइस 446 रुपए पर था। प्री ओपनिंग सेशन में तगड़े मूव दिखा रहा था थायरोकेयर। नजर रहेगी कि थायरोकेयर की लिस्टिंग किस लेवल पर होती है। और 446 के लेवल्स जो इसका इशू प्राइस था उसके आसपास थायरोकेयर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज जो कि एक तरह से डायग्नोस्टिक लैब का बिजनेस करती है और शानदार लिस्टिंग के साथ शामिल हो गया है एक नया शेयर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। अच्छी लिस्टिंग, अच्छी शुरुआत थायरोकेयर की। 46% का प्रीमियम मिल रहा है इस लिस्टिंग पर आज। तो बहुत ही शानदार शुरुआत थायरोकेयर के लिए, एक तरह से जो डेब्यू रहा है थायरोकेयर का जोरदार रहा है। तो चलिए लौटते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ। कच्चे तेल की बात हो रही थी। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं 1 से 1.5% तक का उछाल है। और थायरोकेयर आपकी स्क्रीन पर 638 रुपए, इशू प्राइस 446 का था, 638 पर खुलते हुए कमोडिटी बाजार खुल गए हैं। सोने में हल्की सी हम डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। 30,145 का भाव, 233 रुपए की कमजोरी के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। तो क्या ये है खरीद का मौका? क्या अक्षय तृतीया में सोने का ये भाव आपको लुभाएगा? चांदी आपकी स्क्रीन पर 41,443 रुपए, 288 रुपए की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। सोने और चांदी ने आज कमजोर शुरुआत की है, लेकिन क्रूड आपकी स्क्रीन पर 3,023 रुपए का भाव मजबूती के साथ क्रूड खुलते हुए। जिस तरह से इंटरनेशनल क्यूज मिल रहे हैं, इसके डिमांड में एक तेजी देखी जा सकती है और इसीलिए क्रूड मजबूत। नेचुरल गैस को भी फायदा मिलते हुए 140 रुपए 10 पैसे का भाव। हरे निशान में नेचुरल गैस की शुरुआत हो रही है। बेस मेटल्स का एक चेक। कॉपर एमसीएक्स कमजोरी के साथ खुल रहा है, 315 रुपए का भाव यहां। निकल भी आज दबाव के साथ, 15 रुपए के दबाव के साथ निकल एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। ऑलमोस्ट 2.5% दबाव के साथ आज निकल खुल रहा है, प्रेशर में है बेस मेटल का पैक।
निकले के बाद कुछ और बेस मेटल्स पर भी हम नजर डालेंगे। एल्यूमिनियम की शुरुआत भी दबाव के साथ, जिंक भी दबाव के साथ 123.35 का भाव जिंक एमसीएक्स में खुलने के साथ 0.2% की कमजोरी हमें जिंक में दिख रही है। इसी तरह ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी कुछ होने वाला लेड एमसीएक्स भी। नजर डालते हैं कुछ आखिरी कमोडिटीज पर। चने की शुरुआत 5,527 के लेवल्स के साथ चना एनसीडीएक्स खुल रहा है। इसके अलावा सोयाबीन में तेजी 3,974 का भाव, 40 रुपए की तेजी हरे निशान में सोयाबीन एनसीडेक्स। सरसों आपकी स्क्रीन पर 4,442 का भाव, 49 रुपए की तेजी के साथ सरसों की शुरुआत हो रही है। शुगर में हमें हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है और इसी तरह गेहूं अभी अभी खुला है, 1,622 रुपए के लेवल से यहां पर देखने को मिल रहा है। मसालों का एक चेक 17,000 पे जीरा एनसीडीएक्स है हरे निशान पे ओपन होते हुए। हल्दी में दबाव 8,036 का भाव, 72 रुपए के दबाव के साथ। तो कमोडिटी बाजार खुल गए हैं। सोने और चांदी में डोमेस्टिक बाजार में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स में भी दबाव है। एग्री कमोडिटीज मिलीजुली शुरुआत कर रहे हैं। तो आप क्या करें, समझ रहे अपने मार्केट एक्सपर्ट्स से। कावी कॉम्प्रेट के हिमांशु गुप्ता, पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील मेरे साथ हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज है अक्षय तृतीया। पिछले अक्षय तृतीया से सोना करीब 10% का रिटर्न दे चुका है। क्या इस बार भी निवेश करें, ऐसा ही रिटर्न मिलेगा? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा है कि सोना इस साल का वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है और इस साल के लोअर लेवल से लगभग 21 से 22% का रिटर्न गोल्ड ने अब तक दिया है। ऐसी ही उम्मीद आगे चल के भी देखी जा सकती है। काफी अच्छे सपोर्टिव फंडामेंटल्स हैं और 3-4 साल की बियर मार्केट के बाद प्राइसेस में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एक तरफ से ईटीएफ का इन्फ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक की तरफ से भी लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। जो एक प्रेशर बन रहा था कि सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, तो रीसेंट जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो अभी इस बात को सपोर्टिव नहीं है कि हम यूएस की तरफ से शायद एक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होते हुए देखें। तो इस सब के चलते लोअर लेवल्स पे थोड़ी एक्यूमुलेशन की जा सकती है थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद, और बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि अगर 6 से 8 महीने का नजरिया रखें तो 8 से 10% तक का रिटर्न गोल्ड में मिल सकता है आगे चलकर। तो आपको ये टॉप परफॉर्मिंग एसेट भी लग रहा है, लेकिन ये बताइए हिमांशु कि सोने में निवेश अगर करता है कोई, तो वायदा बेहतर रहेगा या गोल्ड ईटीएफ? देखिए, दोनों अपनी तरफ से दोनों ही वाजिब इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में। हर किसी की सहूलियत के हिसाब से दोनों ही अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तरफ से ईटीएफ के अपने फायदे हैं और फ्यूचर्स मार्केट के अपने फायदे हैं, जहां पर मार्जिन में कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। और अगर एक लगातार अच्छी तेजी देखने को मिलती है, जैसा कि हमने पहले क्वार्टर में देखा, तो एक फ्यूचर्स मार्केट में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है कम इन्वेस्टमेंट पर। और अगर कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल पूरी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो उनके लिए लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ईटीएफ के थ्रू ही निवेश बेहतर रहता है। चांदी पर आपका व्यू हिमांशु? देखिए, फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल जो 7 मंथ लो पर आया था, हमने लोअर लेवल्स पे दोनों गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन $18 से के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। हालांकि अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है और शॉर्ट टर्म में ये कंसोलिडेशन दोबारा से तेजी में कन्वर्ट हो सकती है आगे चल के। आज के लिए 41,400, 41,350 के लेवल्स पर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। 41,900 और 42,100 के टारगेट के लिए 41,100 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और इंट्राडे में गोल्ड के लिए भी रिकमेंडेशन रहेगा 30,200 के लेवल से बाई किया जा सकता है। 30,450 के टारगेट के लिए 30,050 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। बिरेन वकील भी मेरे साथ है। नमस्ते बिरेन, एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? नमस्ते प्रियंका, मैं करंट लेवल से आरएमसी मस्टर्ड पे शॉर्ट प्रेफर करूंगा 4450 के आसपास। 4510 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 4370 का टारगेट रहेगा। आगे और भी कमजोरी देखता हूँ, शायद हो सके 4250 तक की प्राइस मिले। सो मस्टर्ड सीड पर आपकी नजर है, शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं मस्टर्ड सीड में बिरेन। हिमांशु, कच्चे तेल में अच्छी खासी गतिविधि हम देख रहे हैं, इस तेजी में आपकी सलाह क्या रहेगी?
प्रियंका देखिए, पिछले हफ्ते में हमने देखा कि 2900 के लेवल्स पर जब प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे थे तो एक सपोर्टिव फैक्टर निकल कर आया कि कनाडा के ऑयल फील्ड में जो एक वाइल्ड फील्ड फायर लगी, उसकी वजह से लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई डिस्ट्रप्शन का एक्सपेक्टेशन है। उसके चलते हमने देखा कि फ्राइडे को दोबारा से थोड़ी सी तेजी की तरफ मोमेंटम बनता हुआ दिखा। और साथ ही साथ वीकेंड पर जो हमने डेटा देखा चाइना की तरफ से, वहां से हम देख रहे हैं कि 7.6% मंथ ऑन मंथ इंपोर्ट बढ़ा है चाइना का। और साथ ही साथ एक जो नए डेवलपमेंट निकल कर आ रही है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के ऑयल मिनिस्टर चेंज होने वाले हैं, और जो ये नए ऑयल मिनिस्टर आ रहे हैं इनके आने के बाद ये एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट में, ऑयल मार्केट में कुछ नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इस सब के चलते ऑयल प्राइसेस में हम पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। और इंट्राडे के लिए 2980, 2985 के लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है 3075 के टारगेट के लिए, और 2940 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। हिमांशु जी, बेस मेटल्स में हम एक गैप डाउन ओपनिंग आज देख रहे हैं, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, बेस मेटल्स में पिछले वीक से ही हमने देखा है कि लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। जब से चाइनीज गवर्नमेंट ने स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को चेक करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाए और कड़े स्टेप्स लिए, उसके बाद हमने देखा है कि लगातार एक दबाव देखने को मिला। और वीकेंड पर हमने देखा कि चाइना की तरफ से जो ट्रेड बैलेंस डेटा आया है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। स्पेशली कॉपर का इंपोर्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 21% से गिरावट देखने को मिली है। तो इस सब के चलते थोड़ा सा दबाव बना रहेगा आज के सेशन में। आज के सेशन में कॉपर में सेल पोजीशन को इनिशिएट किया जा सकता है थोड़े पुल बैक पर। 321 रुपए के आसपास अगर भाव मिलता है, 315 से 16 का टारगेट रहेगा, और 324.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना पड़ेगा। साथ ही एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कल चाइना की तरफ से कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा रिलीज होने हैं, जैसे कि सीपीआई नंबर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर। तो इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी आ सकती है कि वहां चाइना की तरफ से कैसे इकोनॉमिक रिकवरी है और कैसे आगे चल के मेटल्स की डिमांड देखने को मिल सकती है। तो इस सब के चलते लेटर सेशन में थोड़ी सी रिबाउंड भी देखने को मिल सकता है। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु और दुरीन वकील, आपका भी। आप दोनों जुड़े कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए। वक्त हो गया इसी के साथ ब्रेक का, और आज है अक्षय तृतीया। इस मौके पर आज दिन भर देखते रहिए CNBC आवाज का महा कवरेज अक्षय तृतीया शुभ निवेश। बाजार बढ़त में है और बाजार के इस मूड में आपके लिए एक तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया आपको दे रहे हैं मनीष शर्मा। टाइटन में बिकवाली की सलाह, स्टॉप लॉस 366 से ऊपर का 300 और लक्ष्य देखिए 345 का। स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा 367 का स्टॉप लॉस लगाइए, लक्ष्य 345 का। मनीष शर्मा टाइटन के फ्यूचर्स में। बाजार में बढ़त, सेंसेक्स में 310 अंकों की बढ़त है, निफ्टी में 92 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। मिड कैप भी 115 पॉइंट्स के बढ़त पर है। बैंक निफ्टी का जोरदार सपोर्ट 270 अंकों से बढ़ा हुआ है बैंक निफ्टी, और इसका सपोर्ट मिल रहा है बाजारों को। इसलिए अगर ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 1164 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 252 शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज सबसे बेहतर प्रदर्शन बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स में हम जोरदार तेजी देख रहे हैं। सौदा आपका में आज मेरे साथ हैं आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी, शानदार शुरुआत हुई है, खुलते ही निफ्टी ने 7800 को एकदम पार कर लिया है। अब आप बताइए निफ्टी में क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है एकदम शानदार शुरुआत हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इन स्तरों पर भी निफ्टी पे बाइंग करनी चाहिए।
कई बार हम देखते हैं गैप अप ओपनिंग होती है, टूवर्ड्स क्लोजिंग मार्केट गिरती है, और कई बार गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट और बढ़ता है। और इस बार टेक्निकल पैटर्न ये दर्शाता है कि टूवर्ड्स क्लोजिंग मार्केट के और बढ़ने के चांसेस फ्रॉम हियर ऑन काफी ज्यादा है। मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नीचे में 7750 एक अच्छा सपोर्ट है, और मुझे लगता है 7900 के लेवल्स निफ्टी टेस्ट कर सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से अनदर 70-80 पॉइंट्स की गिरावट बढ़त जो है इन्हीं स्तरों से टूवर्ड्स क्लोजिंग देखने को मिल जाए हमें आज में। और अब बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ उनका मैनेजमेंट होगा, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी पर भी राकेश जी आपसे समझना चाहूंगी। आज हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, 265 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी पर क्या करें? देखिए, बैंक निफ्टी में भी प्रियंका क्लियरली बाइंग करनी चाहिए। नीचे में 16,300 के राउंड बैंक निफ्टी ने एक अच्छा बेस बनाया है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आर्ली चार्ट पे नजर आ रही है, और टेक्निकली इसके अंदर भी एक अच्छी रैली यहां से इन मौजूदा स्तरों से फर्दर इजाफा रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी बाइंग करके चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में बाइंग की सलाह राकेश जी की, लेकिन अब वक्त है बोर्डरूम का। मेरे साथ है केईसी इंटरनेशनल के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट। विमल केजरीवाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ केईसी इंटरनेशनल। मिस्टर केजरीवाल, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई, अच्छे नंबर्स हैं, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, इसकी क्या वजह रही है? इंप्रूवमेंट जो देखने को मिल रहा है स्पेशली मार्जिन और प्रॉफिट में, इसे सस्टेन कैसे रखेगी कंपनी? देखिए, हमारे प्रॉफिट करीब 32% से बढ़ गए हैं और मार्जिन करीब 23% से। मुख्य कारण उसके 2-3 है। एक तो हमारी यूएस की सब्सिडरी थी ऐसे ही, जिसमें लास्ट ईयर काफी लॉसेज हुए थे, तो वो टर्न अराउंड होकर इस बार उनमें प्रॉफिट हो गया, खासकर Q4 में। दूसरे, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े कमजोर हैं, तो हमारे कॉस्ट लाइन पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। दो मुख्य कारण है। तीसरा ये है कि हमने काफी सारा जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हमने काफी सारा काम ठीक किया था और फास्ट ट्रैक किया था, तो कुछ मार्जिन जो है हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से इनके इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये तीनों कारण है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। मिस्टर केजरीवाल, आपकी एक ऑडियो बुक के बारे में हम बस सुनते रहते हैं कि बहुत अच्छे ऑडियो बुक है आपके, आपको बहुत सारे आपने ऑर्डर्स ग्रैब किए हैं, तो मुझे बताइए कितना रोबस्ट है आपका करंट ऑर्डर बुक? देखिए, मार्च की अगर आप करें तो 9,449 करोड़ के ऑर्डर बुक है हमारी, और करीब 4,000 करोड़ के L1 है, और L1 में से ऑलरेडी 1150 करोड़ के हमारे ऑर्डर अप्रैल में मिल गए हैं। तो ब्रॉडली अगर आप देखें, अगर अप्रैल का एग्जीक्यूशन अगर माइनस करें तो करीब आज अप्रैल एंड में करीब 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है हमारी। अगर आप रेवेन्यू देखें मैं, तो रेवेन्यू करीब 8,500 करोड़ की रेवेन्यू थी मेरी। तो करीब 14 महीने के आसपास के हमारे ऑर्डर बुक ऑलरेडी हमारे हाथ में है। उसके अलावा करीब 3,000 करोड़ के L1 आज के तारीख में होंगे कन्वर्जन के बाद। तो काफी अच्छी ऑर्डर बुक कही जा सकती है। शुक्रिया मिस्टर केजरीवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। विमल केजरीवाल हमारे साथ है, केईसी इंटरनेशनल के अच्छे नतीजे रहे हैं और एक स्ट्रांग ऑर्डर बुक के बारे में हमसे बातें कर रहे थे। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक और मैनेजमेंट से होगी बात। आरती इंटरनेशनल के नतीजों पर बात करने के लिए जुड़ेगा कंपनी का मैनेजमेंट। बाजारों में आज दिख रही है शानदार बढ़त। सेंसेक्स में हम सुबह से 322 अंकों की बढ़त देख रहे हैं। गैप अप ओपनिंग सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई 7,800 से ऊपर टिका हुआ है। निफ्टी 97 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप में 115 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी आज के हीरो साबित हो रहे हैं। बैंक निफ्टी में जबरदस्त उछाल के साथ कारोबार हो रहा है और ये पूरा सपोर्ट दे रहे हैं बाजारों को। और अब मेरे साथ हैं आरती इंडस्ट्रीज के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी का मैनेजमेंट। वक्त है बोर्डरूम का। राजेंद्र गोगरी, सीएमडी आरती इंडस्ट्रीज के मेरे साथ हैं। नमस्ते राजेंद्र जी, शानदार परफॉर्मेंस रहा है, अच्छे नंबर्स हैं। इस रोबस्ट परफॉर्मेंस का श्रेय आप किसको देंगे? हाँ, ये क्वार्टर में हमारा फार्मास्यूटिकल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो फार्मास्यूटिकल में करीब 14 करोड़ का एबिट परफॉर्मेंस मिला है, एज कम्पेयर लास्ट ईयर 8 करोड़ का था।
and specialty chemical also करीब 105 का 120 करोड़ का एबिट में इंक्रीज हुआ है। तो बहुत तो फार्मा क्षेत्र ने आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मार्जिन में भी हम एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और आप इसे आने वाले समय में कितना सस्टेन करने की क्षमता रखते हैं? या फार्मा में भी हमें आशा है कि वील बिल्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस जो अभी 14 करोड़ एबिट आया है, एंड मार्जिन भी जो ये साल हमारा करीब 19 के ऊपर है, तो वो भी उम्मीद है कि वो लेवल पे एक नया सस्टेन होगा कमिंग ईयर्स में। आगे के लिए कैपेक्स और एक्सपेंशन प्लान क्या रहेंगे फाइनेंशियल ईयर 17 के लिए मिस्टर गोगरी? 17 में करीब प्लांट एंड मशीनरी में करीब 401 करोड़ का कैपेक्स का अंदाज है। उसमें काफी हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है वो कमीशनिंग होंगे, और जो फर्स्ट क्वार्टर में काफी कमीशनिंग होने वाले हैं, और बाकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर में होंगे। ऑलराइट, शुक्रिया मिस्टर गोगरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र गोगरी, सीएमडी आरती इंडस्ट्रीज हमारे साथ थे। बेहतर प्रदर्शन रहा है कंपनी का और इसे सस्टेन करने की बात कर रहे थे। एक्सपेंशन की भी पूरी तैयारी है कंपनी की। लेते हैं ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाएंगे स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। भारतीय बाजारों ने की हफ्ते की शानदार शुरुआत। सेंसेक्स 1.25% ऊपर तो निफ्टी सेंचुरी के करीब, मिड कैप इंडेक्स में 1% की मजबूती। बैंकिंग शेयरों में आज जोरदार खरीदारी। एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर। बैंक निफ्टी 0.25% चढ़ा। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज की शानदार लिस्टिंग, 46% पर हुआ लिस्ट। आईपीओ 74 गुना सब्सक्राइब हुआ। नतीजों से पहले लीवर के स्टॉक में 0.5% की मजबूती। एल्स्टॉम इंडिया और करियर पॉइंट के नतीजों का आज है इंतजार। सिगरेट का उत्पादन शुरू होने के बाद आईटीसी का शेयर 2% चढ़ा। पिक्टोरल चेतावनी छापने की तैयारी के लिए कंपनी ने 4 मई को बंद की थी फैक्ट्री। और आज अक्षय तृतीया के मौके पर ज्वेलर्स को सोने और हीरे में जमकर खरीदारी की उम्मीद। गोल्ड ईटीएफ में आज कारोबार रहेगा शाम 7 बजे तक। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त कोई एक्शन जरूर लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 180020978990। यह है फोन नंबर जिस पर आप अपना मैसेज हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप हमें अपना मैसेज भी भेजें। और मैसेज भेजने के लिए आप इस्तेमाल करें इस नंबर का जो इस वक्त है आपकी स्क्रीन पर, और वो है 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप मैसेज भेजेंगे तो हम आपको सामने से फोन करके आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज आपके जवाब देने के लिए राकेश बंसल तो हमारे साथ हैं ही तकनीकी राय देने के लिए, लेकिन वायदा कारोबार के सौदों पर राय देने के लिए इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल डेरिवेटिव हेड नवनीत डागा भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले शुरुआत की जाए नवनीत आपके साथ, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप इस वक्त निफ्टी पर, जब 7825 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? वेल अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा मार्केट को विशाल देखने को मिला है, बट अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट के अंदर में तो काफी हद तक ऑप्शन ट्रेडर्स आर गेटिंग इट राइट, बिकॉज मार्केट के अंदर में अगर बिल्डअप देखेंगे नीचे में 7700 पुट पे, अपन लास्ट वीक बात करें 7700 पुट पे काफी हद तक बिल्डअप है। और जब तक 7700 का लेवल देखने को निफ्टी में मिला, वहां पर भी अनवाइंडिंग बिल्कुल देखने को नहीं मिली, तो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 7700। मुझे लगता है कि मार्केट का जो बिल्डअप है 8000 की कॉल्स पे हाईएस्ट बिल्डअप और 77 की पुट पे हाईएस्ट बिल्डअप, तो मार्केट एक ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज 77 से 8000 की ट्रेडिंग रेंज पे रहेगा ऑन द निफ्टी पे। बट ज्यादा बेहतरीन अच्छे मौके हैं बैंक निफ्टी पे। तो अगर निफ्टी पे ट्रेड लेना है तो मैं कंसोलिडेशन व्यू के साथ में ही जाऊंगा, जहां पे एक 7600 की पुट सेल करें और 8000 की कॉल सेल करें, तो टोटल प्रीमियम समवे नियर टू 100 रुपीज के आसपास में, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें वो उसका समवे नियर टू 150 का, और टारगेट में इस पर्टिकुलर स्प्रेड का टारगेट रहेगा 30 रुपीज का। ओके, ये है राय इस वक्त निफ्टी पर, लेकिन फिर बैंक निफ्टी पर क्या राय रखते हैं? खरीदारी करनी चाहिए?
बिल्कुल, बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट है 16,300 का। वो सपोर्ट लार्जली वो 16,300 के लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस पे हेल्ड अप किया है। और बैंक निफ्टी के अगर कंपोजिट्स में नजर डाले तो HDFC बैंक का बहुत बड़ा वेटेज है जो लाइफ टाइम हाई पे है। तो मेरे को लगता है कि अगर स्टॉक के अंदर में और तेजी आती है तो ये बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ऐसे मार्केट्स के अंदर में जहां पे ओवरऑल व्यू थोड़ा कंसोलिडेशन का है तो बायस पॉजिटिव है, तो वहां पे एक कवर्ड कॉल के साथ में जाएंगे तो काफी हद तक बेटर रहेगा। जहां पे बैंक निफ्टी के अंदर में 16,600 के आसपास में एंट्री ले फ्यूचर्स में और सामने 17,000 की कॉल सेल करें 155 के आसपास में, तो एक टोटल स्प्रेड ऑन द हायर साइड एक आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एक डाउनसाइड स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है स्ट्रेट के अंदर में 16,600 का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल पे। अपसाइड टारगेट्स में एज्यूम कर रहा हूं समवेयर नियर टू 16,900 to 17,000 के लेवल्स। ओके, तो ये है राय बैंक निफ्टी पर, लेकिन फोकस एक बैंक बनने वाली कंपनी पर। जी हाँ, हम बात करेंगे इक्विटास होल्डिंग की। नतीजे आ चुके हैं और वक्त है बोर्ड रूम का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इक्विटास होल्डिंग्स के MD PN वासुदेवन साहब। उनसे बात करूं उससे पहले आपको नतीजे बता दूं किस तरह के रहे हैं। बेहद दमदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। आप देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही, लगभग 40% की। मुनाफा 28% बढ़ा है, 47 करोड़ के आसपास। सबसे बढ़िया बात क्या है, ग्रोस NPA ये 1.34% स्टेबल है। नेट NPA यहां पर 0.94% के आसपास है, 1% से नीचे थोड़े से सुधरे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। और डिसबर्समेंट यानी कि जो कर्ज दिया जाता है कंपनी की तरफ से उसमें बढ़त हुई है 49% की। तो ये काफी बेहतरीन नंबर्स हैं। इन नंबर्स पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ेंगे। उससे पहले हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, नवनीत डागा भी और साथ ही राकेश बंसल भी। पहले कुछ पिक्स ले लूं मैं नवनीत से, और नवनीत ने खरीदारी की राय दी है एशियन पेंट्स में स्टॉक फ्यूचर्स के। बताएं नवनीत। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। एक बड़ा एक लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे इसके अंदर में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 910 का एक क्रूशियल लेवल है, 900 से 920 के लेवल्स के ऊपर में अगर ये ट्रेड करता है तो इस स्टॉक के अंदर में एक काफी हद तक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अभी एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में 890 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट है इसके अंदर में, और अपसाइड टारगेट्स 950 के विद इन नेक्स्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस में मिलने चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त एशियन पेंट्स पर खरीदारी के लिए आज से। नवनीत, ये फ्यूचर्स के लेवल है ना? यस, ये फ्यूचर्स में फ्यूचर्स के लेवल है। 950 टारगेट, 890 स्टॉप लॉस, खरीदें एशियन पेंट्स को। लेकिन अब बात करते हैं इक्विटास होल्डिंग्स के नतीजों की। PN वासुदेवन साहब MD इक्विटास होल्डिंग के हमारे साथ हैं। मिस्टर वासुदेवन, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल तो ये कि परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है, आपने हर लेवल पर अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस पहली तिमाही में। लिस्टिंग होने के बाद ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है। सर ये बताएं, सेगमेंटल परफॉर्मेंस कैसी रही, अलग अलग सेगमेंट से किस तरह की परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने? हमारा तो 3 सेगमेंट्स है मेनली, माइक्रो फाइनेंस, यूज कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस एंड माइक्रो SME। 3 मेन डिविजन्स है। माइक्रो फाइनेंस तो अराउंड 50% ग्रो किया है लास्ट ईयर। Used commercial vehicle has grown around 30%, and micro SME has grown nearly around about 1.5 times. That's how the whole growth has been. Overall, all put together, हमारा disbursement और loan outstanding AUM का growth around 52-53% high. Our profit after tax has gone to 167 crores, which is around 57% over last year. Okay. सर एक चीज और मैं पूछना चाहता था, मार्जिन्स थोड़ा सा डिक्लाइन हुए, कम हुए, ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्या वजह है, क्या रीजन है कि मार्जिन्स थोड़े कम हुए? क्योंकि 2 साल पहले माइक्रो फाइनेंस RBI के गाइडलाइंस के प्रकार माइक्रो फाइनेंस का मार्जिन 12% था, और 2 साल के पहले वो 12% RBI 10% किया था। So इसलिए over the 2 years 2% margin has been coming down. So that's one of the big reasons why the margin has been coming down. पर हमारा cost भी थोड़ा कम हुआ है 2 साल में। Overall our cost was around 8% 2 years back, and this year it has come down to about 7%. So the ROA, return on assets, has remained steady. Last year was 2.95%, and this year to 3.05% high. So our ROA has remained steady, even though the margin has been coming down. Yes. Okay.
सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबी से आवाज के लिए वक्त निकालकर अपने नतीजे पर बातचीत करने के लिए। तो इक्विटास होल्डिंग ने अच्छे नतीजे पेश किए, हालांकि स्टॉक एकदम सुस्त कारोबार करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में 144-145 रुपए के आसपास। और अब से कुछ देर बाद, ये तो नई लिस्टिंग थी और लिस्टिंग के बाद इक्विटास के पहले नतीजे थे, लेकिन आज एक बड़ी कंपनी लिस्ट भी हुई है, वो थायरोकेयर है, जिसकी दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी है। उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले मैं नवनीत से कुछ और पिक्स लेना चाहता हूं। एचडीएफसी बैंक, नवनीत ये है दूसरा स्टॉक जो आपने चुना है खरीदारी के लिए, बताएं। अनिल जी डिस्कस किया कि इस हिसाब से बैंक निफ्टी में ओवरऑल तेजी दिख रही है और एचडीएफसी बैंक मेरे को लगता है कि ये लीड करेगा स्टॉक ऑन द हायर साइड। बहुत ही स्ट्रांग रोल ओवर्स थे लास्ट मंथ में, एक चार्ट ब्रेकआउट है अपसाइड पे 1150 के रेंज, एक स्मॉल हर्डल था जो प्रीवियस हाई था 1140 के नियर अबाउट, वो हर्डल भी अभी क्रॉस हो चुका है। तो नियर टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक में तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए नेक्स्ट करंट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। 11 समवेयर नियर टू 1180 का एक हायर टारगेट आता है और 1135 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर में काम कर सकते हैं। ये ट्रेड थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे भी लेंगे तो भी इसके अंदर में बेनिफिट है, बिकॉज ओवरऑल लाइफ टाइम हाई स्टॉक ट्रेड कर रहा है और एक स्मॉल स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करके चले तो ट्रेंड को हायर साइड पे अगर लेके जा सकते हैं तो ट्रेल स्टॉप लॉस करते रहे और हायर टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं इसमें। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए एचडीएफसी बैंक खरीदने के लिहाज से। लेकिन ऐसे ही बैंक और एनबीएफसी खरीदने की राय टॉप पिक के तौर पर राकेश बंसल की भी है, और राकेश की लिस्ट में मैं 2 ऐसे स्टॉक देख रहा हूं, इंडसइंड बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। राकेश बताएं इन दोनों के बारे में। अनिल जी, इंडसइंड बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी बढ़िया है। आज ही के सत्र में 1047 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1025 का स्टॉप लॉस, 1100 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को बाय करना चाहिए। और दूसरा एक बाय कॉल रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर, जहां पे कि एक मेरे को लग रहा है कि रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आज 455 के स्तर एक क्रिटिकल लेवल है, इसके ऊपर स्टॉक निकला है और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग लेता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी टूवर्ड्स 467। एलआईसी हाउसिंग को बाय करना चाहिए 442 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एलआईसी हाउसिंग और इंडसइंड बैंक ये खरीदें आप, और एचडीएफसी बैंक खरीदने की राय तो हमारे दूसरे एक्सपर्ट नवनीत की तरफ से ही। चलिए दर्शकों के सवाल लिए जाए। सोलापुर से हमारे पहले दर्शक आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सिद्धाराम। सिद्धाराम जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। मैं एसएल टेक लिया हूँ 728 फ्यूचर में का 728 रुपए में एसएल टेक का फ्यूचर खरीदा है। राकेश जी बताएं क्या स्टॉप लॉस टारगेट है इनके लिए? 728 में खरीदा है, 5 रुपए मुनाफे में। देखिए ऑलरेडी पोजीशन को ले चुके हैं, 728 पे इन्होंने पोजीशन को खरीदा है। मैं इनको राय दूंगा कि 725 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और ऊपर में अगर 738, 740 के लेवल्स मिलते हैं तो इन लेवल्स के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट। हम बात करेंगे हमारे अगले दर्शक से और कुछ और पिक्स भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से, साथ ही थायरोकेयर जिसकी अच्छी लिस्टिंग हुई है उसके मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। बहुत सारा एक्शन है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। लेते हैं हमारे दर्शकों के सवाल, और अगले दर्शक हमारे साथ है इस वक्त दिल्ली से राजीव जी। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास एक हीरो मोटोकॉर्प का कॉल है। ओके, क्या भाव का? 3000 का स्ट्राइक प्राइस है, 64.5 की रेट पे। अच्छा, ये क्या रिजल्ट के पहले लिया था क्या आपने? हाँ सर, रिजल्ट से मैंने तो मॉर्निंग में लिया था, बट रिजल्ट तो शाम को आया था, बाद में आया था। बराबर है। रिजल्ट के बाद सर ध्यान रखें क्योंकि कोयल के दाम बड़े तेजी से गिरते हैं। और देखिए अब रिजल्ट खराब नहीं, स्टॉक वहीं का वहीं है, मजबूती है थोड़ा, फिर भी उसके बाद देखिए कोयल का दाम आधा रह गया 37-38। तो रिजल्ट के पहले कभी भी कोई बड़ी घटना के पहले अगर आप कोल या पुट खरीदें ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके बाद प्रीमियम में तेज गिरावट होती तो तुरंत निकलने के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन फिलहाल चलिए नवनीत जी से राय लेते हैं। नवनीत जी 3000 का कॉल खरीदा हुआ है, 65 रुपए के आसपास की कॉस्ट है, होल्ड करें या निकल जाएं? मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा बेस बिल्डअप कर रहा है, वो 2900 2880 के बीच में, वहां से एक अच्छा टेक्निकल लेवल है, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करे फ्यूचर्स के लेवल्स का, वो 2900 क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे अगर स्टॉक फिसल जाता है तो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। बट ये अज्यूम कर सकते हैं कि इनको इनके एग्जिट प्राइस मिल सकती है, इनके कॉस्ट प्राइस मिल सकती है, उससे ज्यादा ऊपर आने की उम्मीद कम ही है। तो समवेयर 2980 के आसपास पे
फ्यूचर्स के लेवल्स में नजर रखें, वहां के नियर अबाउट उस कॉल का दाम समवेयर नियर 60 रुपीज के आसपास होएगा, वहां पे निकल जाए, बट एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2900 के फ्यूचर्स लेवल्स पे क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, ये है राय इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक पर। साफ तौर पर थोड़ा सा इंतजार कर लेने में हर्ज नहीं, लेकिन बहुत बड़ा मुनाफा होगा उसकी संभावना कम है। कोटा राजस्थान से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर संजय। संजय जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार। क्या ट्रेड लिया है? आरईसी का एक लॉट है 185 पे, स्ट्राइक प्राइस का 6 रुपीज का। 185 में आपने आरईसी का कॉल खरीदा है 6 रुपए के दाम पर। ओहो। हाँ, उस वक्त ही अपवर्ड मूवमेंट में था और सभी का कंसेंसस अपवर्ड ही था इसका। राइट। भाव गिरी है। और आपके जितने भी एनालिस्ट उस वक्त एडवाइज कर रहे थे, सबका टारगेट 88-90 का अराउंड था। बिल्कुल, लेकिन ये जो सडन जो फॉल आया उसको इसने उसी के साथ इसने कोऑर्डिनेट किया और ये काफी नीचे तक। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक बार राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। राकेश, 185 रुपए का कॉल 6 रुपए में खरीदा हुआ है इन्होंने आरईसी का, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए अनिल जी, जब इन्होंने खरीदा था तब चार्ट पैटर्न भी अच्छा था और चार्ट पैटर्न अभी भी अच्छा है, बट स्टॉक में अनएक्सपेक्टेडली एक वी शेप डिक्लाइन देखने को मिला। बट नीचे में 159, 160 एक स्ट्रांग सपोर्ट है और एज ऑफ नो ऐसा भी नहीं लगता है कि नीचे में 160 के लेवल्स टूटेंगे। मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा लगते हैं कि इसमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग 160 तो दूर की बात है, मेरे को लगता है 164, 165 एक इमीडिएट सपोर्ट है और एक रैली टूवर्ड 175, 176 देखने को मिल सकती है। 175, 76 के लेवल आते हैं जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है, तब प्रीमियम भी बढ़ेगा। उस समय पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। एक बार 175, 176 के लेवल देखने को मिलते हैं, तब मुझे लगता है एक रैली टूवर्ड्स 184, 185 भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए आरईसी के कॉल में। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की दमदार लिस्टिंग की। जी हाँ, थायरोकेयर ने आज की अपनी पारी की शुरुआत और आप देखिए 170 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा है। अपनी इश्यू प्राइस से 38% का इजाफा इस स्टॉक की प्राइस में देखने को मिल रहा है। थायरोकेयर के एमडी और सीईओ डॉक्टर वेलुमणि हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो चेयरमैन भी है कंपनी के। वेलुमणि साहब, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको, बेहद शानदार लिस्टिंग रही है सर। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स ने बड़ा भरोसा दिखाया आपकी कंपनी में, 74 टाइम्स 74 टाइम्स इश्यू सब्सक्राइब हुआ। अब ये बताइए सर, फाइनेंशियल ईयर 2017, 16-17 ये साल कैसा रहेगा, किस तरह की परफॉर्मेंस करेगी कंपनी? ये जो लास्ट 5 इयर्स हमारी जो ग्रोथ थी 25% CAGR और इस साल भी 28% टॉप लाइन की ग्रोथ है, पैरेलली एबिटा की भी ग्रोथ है। तो गए साल से इस साल बेहतर है और उम्मीद है आगे वाले साल कम से कम इस साल जैसे रहेगा, नहीं तो बेहतर रहेगा। अच्छा, ये ग्रोथ जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर रहेगी, कहां से आएगी, किस तरह की ज्योग्राफी से या किस तरह के कारोबार से ग्रोथ इंप्रूव होने की उम्मीद है सर? ऐसा तो इंडिया में जो है हेल्थ केयर, जब तक देयर आर 3 फैक्टर्स ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करती है। एक है हिंदुस्तान is becoming older, Hindustan is becoming richer and Indians are becoming lazier. जब तक ये तीनों जारी रहेगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ कमती नहीं है, इसमें बेहतर भविष्य है। तो ऐसा लग रहा है कि ईयर 2050 तक ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफी कुछ मोटिवेशनल बिजनेस है और जो स्ट्रेटेजी सही खेल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, जिसके पास स्ट्रेटेजी सही नहीं है उसको कम मिलेगा। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सर, 2050 तक ग्रोथ रहेगी इस इंडस्ट्री में, ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन मार्जिन्स भी वैसे ही रहेंगे क्या सर? क्योंकि मैं आप देख रहा था 4-5 साल पहले आपके मार्जिन्स बड़े दमदार थे, 45-46%, अभी भी कम नहीं है, 40-41% मार्जिन कम नहीं होता, लेकिन धीमे धीमे थोड़ा नीचे आए हैं मार्जिन्स। क्या इन लेवल्स पर मेंटेन रहेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, क्या लग रहा है सर? हमारी जो बिजनेस मॉडल है एकदम अलग है, थोड़े दिन लगेगा हमारे जो कंपटीशन है उनको ये समझ में आने में। तो अभी तो इस इंडस्ट्री में इतनी वैल्यूएशन से इतनी आकर्षण है, बहुत सारे लोग तो अंदर घुसेंगे ही, जैसा घुसते हैं उनके पास जो ताकतें हैं उनके कारण ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकता है, एबिटा भी इफेक्ट हो सकता है। तो अगर 5 साल से ये एबिटा मेंटेन किया गया, ऐसा एक फीलिंग है ये एबिटा मेंटेनेबल है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाएगा इतना सारा एबिटा रखकर ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए।
तो अगर ग्रोथ की दिक्कत आती है तो ये बिट्टा को मेल्ट करना पड़ेगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि अगला 5 साल के लिए दोनों इंडेक्स सही रहेगा। आगे जाते क्या कैसा कंपटीशन आएगा, कहां से आएगा, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन नियर फ्यूचर नेक्स्ट 5 इयर्स तो काफी कुछ कंफर्ट है। 4-5 साल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक और आपके बिजनेस मॉडल पर जो मैं नजर बनाया हुआ था, 60% रेवेन्यू आपका फ्रेंचाइजी से आता है। फ्रेंचाइजी के रेवेन्यू में 2 दिक्कत है कि वो आपके साथ टिके रहेंगे, नहीं टिके रहेंगे, कहीं दूसरे के पास तो नहीं चले जाएंगे। और दूसरी बात, जो क्वालिटी आपकी लैब देगी वो फ्रेंचाइजी उतनी बढ़िया क्वालिटी दे सकते हैं या नहीं, ये 2 इश्यू है। इसको कैसे हैंडल करते हैं सर आप? फ्रेंचाइजी कभी टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्टिंग पूरा हम करते हैं। वो टेस्टिंग जो हम करते हैं उसका डिलीवरी करते हैं और मार्केट से सैंपल प्रोक्योर करते हैं। तो उनकी तरह से क्वालिटी का कुछ नुकसान पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर वो लोग चाहते तो भी नुकसान पहुंचा नहीं सकते हैं, उतनी तगड़ा सिस्टम बनी रखी है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस जो बिजनेस है, इसमें जो फ्रेंचाइजीज होते हैं, जब तक उनको जो मार्जिन है उसमें बेहतर टायरोकेयर से मिलती है, जैसा 20 साल उनकी लॉयल्टी कमिटमेंट था, वैसा नेक्स्ट 15-20 साल तो होना ही चाहिए। अगर दूसरा कोई मुझसे बेहतर मार्जिन दे रहा है तो मैं उससे बेहतर मैं भी दे सकता हूं, क्योंकि मेरा पास एबिटा तो जबरदस्त है। तो ऐसा कुछ दिक्कत सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सभी चीज चैलेंज होती है, सबको मैनेज करना है, तभी बिजनेस बनती है। बिजनेस तो सो के थोड़ी निकाल सकते हैं। सर ये बताएं सर, फ्रेंचाइजी के साथ आपका क्या अरेंजमेंट रहता है? कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू आप शेयर करते हैं और उसमें कहीं कोई आगे बदलाव होने की संभावना दिखती है सर? इस बिजनेस में फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट मैंने ये लाया। इससे पहले एक शब्द था कलेक्शन सेंटर, जो कलेक्शन सेंटर को 20-25% मिलता था। अभी हमारी जो सिस्टम फ्रेंचाइजी में लगभग 50% रेवेन्यू उनको मिल जाती है। तो इतनी रेवेन्यू फ्रेंचाइजी को मिलते मिलते बहुत सारे लोगों को ये भी नजर आएगा, क्यों नहीं हम एक बढ़िया कलेक्शन सेंटर नेटवर्क बनाए, उतनी उस पे एकदम प्रॉफिटेबल कंफर्ट्स है। तो ये जो भी साल से बनी हुई है वो और कंसोलिडेट होएगा, इसमें कुछ कमजोरी होने के लिए मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। सर अब एक चीज और बताइए, अगले 1 से 3 साल में आप और कितना नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सर? ऐसे तो मैंने बताया कि अभी 5 रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरीज, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो नवी मुंबई में है, ये जो रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरीज अभी दिल्ली में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद, कोयम्बटूर और भोपाल में है। ये 5 रीजनल लेबोरेटरीज गए 1 साल में हमने सेट की हैं। अगले 2 साल में हम और 20 लेबोरेटरीज बनाएंगे। तो जब भी 25 लेबोरेटरी होते हैं, हर स्टेट के लिए एक लेबोरेटरी होती है, तो जब भी एक लेबोरेटरी एक स्टेट हेडक्वार्टर्स में होती है तभी स्टेट का फोकस कर सकते हैं, नहीं तो हम स्टेट का नजर हमसे निकल जाएगा। तो टू गो क्लोजर, कस्टमर के नजदीक जाने से बिजनेस बेहतर बनेगा। ऐसा तो बिजनेस में नीचे जाने के लिए नेचर का प्रेशर रहेगा और स्ट्रेटेजी का प्रेशर से बिजनेस को ऊपर लाना है। सो ये तो नॉर्मल बिजनेस चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको इतनी शानदार लिस्टिंग पर बहुत बहुत बधाई। आपने इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी वेल्थ बनाई है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो थाईरोकेयर आज का स्टॉक ऑफ उमर, शानदार लिस्टिंग 615 पर 37-38% ऊपर लिस्ट होता हुआ। हाँ, ये जरूर कहना होगा काफी लोगों को शायद थोड़ी निराशा भी हुई होगी, क्योंकि कॉस्ट जो HNI एप्लीकेशंस की उसकी काफी ज्यादा आई और ग्रे मार्केट से जो अंदाजा लग रहा था शायद 240-250 पर लिस्ट होगा, उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम। लेकिन आप तो इश्यू प्राइस से देखिए बेहतरीन लिस्टिंग। वक्त एक ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Vimal Pan Masala presents Weather Today. बाजार में शानदार बढ़त पे कारोबार
कारोबार हो रहा है। सोमवार की शुरुआत अच्छी होती हुई सेंसेक्स में हम 355 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। अब निफ्टी भी 100 अंकों से मजबूत, मिड कैप में भी 110 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। और आज हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट एयूम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल, और राजेश जी से हम लेंगे फटाफट सलाह स्टॉक्स फटाफट में। तो चलिए पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ से अजय का सवाल, डॉक्टर रेड्डी के 100 शेयर ये होल्ड करते हैं, 3,270 रुपए की खरीद है। राजेश जी, डॉक्टर रेड्डी इसमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल बने रहना चाहिए अगर इनकी लंबी अवधि का नजरिया है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, थोड़ी रेशे से दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे लगता है ये सब टेम्पररी फेज है। बट अगर लंबी अवधि में आप रखते हैं तो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पटना से आयुष्मान, क्यूपिड के 500 शेयर, 150 की खरीद है इनकी। बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है स्टॉक ने, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी फंडामेंटल्स थे ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुके हैं। एक बार मुनाफा वसूल लें तो बेहतर होगा। नागपुर से किशोर, कोल इंडिया के 2000 शेयर, 317 की खरीद। बिल्कुल बने रहें, लंबी अवधि में स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है, रिजर्व्स अच्छे हैं, दुनिया में एक सबसे बड़ी कंपनियों में कोल इंडिया आती है और मुझे लगता है कि बैलेंस शीट स्ट्रांग है। बिल्कुल बने रहें। पटना से रंजीत, ओरिएंटल बैंक के 350 शेयर, 91 रुपए की खरीद। देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जिस तरह की काव्यात चल रही है, एनपीएस की दिक्कतें हैं, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा पेन बाकी है। तो अनलेस एंड अनटिल आप 2-3 क्वार्टर्स के लिए बने रहना चाहते हो तो एक बार निकल जाएं। भोपाल से काव्या, बीईएमएल के 20 शेयर, 916 की खरीद है। बहुत ही उम्दा कंपनी है, इनके चारों वर्टिकल्स बहुत अच्छे काम काज कर रहे हैं, न केवल बने रहे हैं बल्कि हर गिरावट में और भी ऐड कर सकते हैं। जिन से सुकेश, टाटा ग्लोबल 1000 शेयर, 121 रुपए की खरीद। इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है। हम समझते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से इसके जो प्राइसेज है अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस तिमाही के नतीजे से हमारी बहुत अच्छी उम्मीद बंधी हुई है। बिल्कुल बने रहें। दिल्ली से नीरज, मार्क्सन फार्मा 500 शेयर, 102 रुपए की खरीद है। इसमें मैं समझता हूँ एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि मिड कैप फार्मा साइड्स में हमें थोड़ा प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। पुणे से अमृत, नोसल के 300 शेयर, 55 की खरीद। बिल्कुल बने रहे। कंपनी में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 2-3 क्वार्टर से, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई नजर आएगी। यहाँ से एक अच्छी अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है, हालांकि थोड़े करेक्शन बिल्कुल आ सकता है क्योंकि एक बहुत अच्छी बढ़त देख चुका है। ट्रेडिंग का नजरिया न रखें, थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखें और बने रहें। दिल्ली से मनीष, ब्रिटानिया की 100 शेयर, 3000 रुपए की खरीद है। बिल्कुल बने रहें, और अगर आपके फंड्स आपको अलाउ करते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा कंपनी है, ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, और इस वक्त जो प्रोडक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं उसका फायदा हमें लगता है आने वाले कम से कम 2 साल में बहुत ही उम्दा नजर आएगा। बिल्कुल बने रहें। लुधियाना से हरमीत, केआरबीएल के 5000 शेयर, 70 की खरीद। पानी की शॉर्टेज के कारण से हमें लगता है कि चावल स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी बनी रहेगी। एक्सपोर्ट्स अच्छे बने हुए हैं, बिल्कुल बने रहें। नए निवेशक इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। दिल्ली से ईशा, वॉकहार्ट फार्मा 150 शेयर, 1492 की खरीद। जो नतीजे आए वीकेंड पे वो थोड़े से नाउम्मीद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से कम 5-7% की और गिरावट दिखा सकता है, बट वो एक अच्छा अक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। 850 से लेकर 880 के बीच के लेवल्स में अगर ये स्टॉक आता है तो और भी ऐड किया जा सकता है। दिल्ली से मनोज कुमार का सवाल, येस बैंक 50 शेयर, 270 की खरीद। इसमें हमारी खरीदारी की सलाह है। बैंक ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं। इस वक्त सेटलमेंट बैंक का भी इन्हें ऑर्डर मिल गया है और कई एग्रेसिव स्टेप्स ले रही है। बिल्कुल बने रहें। तो स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन राजेश जी क्योंकि आप फटाफट जवाब दे रहे थे और ज्यादातर लोग स्टॉक फटाफट में सवाल छोटी अवधि के लिए पूछते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आप फंडामेंटल्स ट्रैक करते हैं, ये बताइए कि लंबी अवधि के लिहाज से मौजूदा बाजार में आपकी पसंदीदा पिक कौन सी होगी?
देखिए, पहला स्टॉक जो हम रिकमेंड करना चाहेंगे वो TNPL का होगा, तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट का। कंपनी ने कई वर्षों से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है, लगातार डिविडेंड दिए हैं वर्षों से, और हमें लगता है कि इस तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं वहाँ भी एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इनका कैपेक्स लगभग पूरा हो चुका है। कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, भारत की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। हमें लगता है अगर इसमें निवेश किया जाए तो 6 से 9 महीने में कम से कम 20% का अपसाइड हो सकता है, और अगर उससे भी ज़्यादा लंबा रखा जाए तो एक बहुत बड़े फायदे की उम्मीद की जा सकती है। तो इस वजह से हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो हम रिकमेंड करना चाहेंगे वो इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का है। कंपनी ने इस तिमाही में जो नतीजे दिए थे वो बहुत ही बेहतर नतीजे आए थे। कंपनी ने ऑलमोस्ट टर्नअराउंड दिखाया है, और मैनेजमेंट का यह मानना है कि आने वाले वर्ष में 26 से 27% की ग्रोथ वो दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर हमें लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। आने वाले 6 से 9 महीने में हमारा लक्ष्य इसमें 260 रुपये के आसपास का है। वहाँ पे खरीदारी, माने वहाँ तक की खरीदारी आप कर सकते हैं। तो 2 खरीद की सलाह, एक इंटेलेक्ट डिजाइन और दूसरा TNPL। राजेश जी के ये है पसंद। और अब वक्त है CNBC आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 5 मई को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे इंदिरा सिक्योरिटीज के निशांत चोपड़ा। निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर है। निशांत, लगातार आप जीत रहे हैं, किस बात पर आपने, किस मार्केट मूवमेंट पर नजर बनाई थी और कैसे ये आपका गुरु मंत्र समझना चाहूंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। कंटिन्यूसली विनर रहा मैं इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया पहले, और जिन स्ट्रेटजीज पे मेरे को वर्कआउट करना है उन पे कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाए। मॉर्निंग 8:30 से 5:30 कंटिन्यूसली स्क्रीन को वॉच करके स्टॉक आइडेंटिफाई किए और रिजल्ट आपके सामने है। अभी मैंने आपको रिसेंटली कुछ पोजिशनल कॉल्स वाले सेगमेंट में लेके गया था और कुछ स्क्रिप्ट्स बताई थी। अभी रिसेंटली मैंने ऐड किया था डाई पावर, लास्ट इंटरव्यू में उसकी चर्चा भी हुई थी। आज उसमें मेरे को 10% का रिटर्न मिला, अपर फ्रिज है। अभी मार्क्सन फार्मा पे मैंने ऐड किया है। मिड कैप फार्मा कंपनी है, कुछ US FDA अप्रूवल के चलते बीच में प्रॉब्लम था, 100 से 50 पे आ गया, 50% करेक्टेड है। यहाँ से अभी US FDA अप्रूवल मिला रिसेंटली इसको, तो बहुत अच्छे चांस है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे। चार्ट पे भी ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हुए कंटिन्यूसली बढ़त बनाई मैंने। बिल्कुल निशांत, बहुत बधाई हो। तो आप खबरों पर नजर बनाए रखते हैं और खबरों के मूवमेंट के हिसाब से चुन रहे अपने स्टॉक और लगातार जीतते भी जा रहे हैं। आगे भी ऐसे ही जीतते रहिए। तो निशांत चोपड़ा से हमारी ये 5वीं बातचीत हो रही थी और ये हमेशा बोलते हैं कि मैं फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल चार्ट्स पर भी नजर रखता हूं, और यही वजह है इनकी लगातार जीत के पीछे भी। और अब बाजार में हमें दिख रही है शानदार तेजी। निफ्टी 7,850 के करीब है। सेंसेक्स में भी जबरदस्त बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, 360 अंकों से मजबूत है। अपने दिन के उच्चतम स्तर में सेंसेक्स और निफ्टी। बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट 275 पॉइंट चढ़कर सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। तो आज बाजार में हमें दिख रही है शानदार तेजी। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद SBI के लिए चिंताजनक खबरें। क्या है ये खबरें, बताने के लिए हमारे साथ होंगे मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। एनपीए की मार झेल रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक और बुरी खबर है। आलोक इंडस्ट्रीज को दिए गए 20,000 करोड़ रुपए के लोन की जांच होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ SBI के एसोसिएटेड बैंक का मुनाफा लगातार घट रहा है, जिससे चिंता बढ़ती जा रही है। दोनों ही खबरों पर ज्यादा डिटेल्स देंगे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताइए, पहले तो आलोक इंडस्ट्रीज का मसला समझते हैं। इनके लोन की जांच कराने की नौबत आखिर क्यों आ गई है? इसकी नौबत इस वजह से आई क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज को भारी भरकम रकम एसोसिएट यानी कि SBI और साथ ही उसके कुछ एक और बैंक जिन्होंने मिलकर इसको 20,000 करोड़ का कर्ज दिया। कंपनी पर करीब 12,000 करोड़ का कर्ज तो अभी भी है, लेकिन चिंता तब पैदा होती है जब दिसंबर के महीने में इसके जो ऑडिटर हैं डेलोइट, उन्होंने छोड़ दिए कंपनी को, और उसके बाद से जो दूसरे ऑडिटर है उसको भी NOC देके वो इस कंपनी से बाहर हो गए हैं। अब बैंकों को यह शक है कि कंपनी लगातार कर्ज में डूबी हुई है, कंपनी का प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ अगर
अगर आप देखें इसके शेयर प्राइसिंग में भी एक साल के अंदर 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन सब दिक्कतों के बीच ऑडिटर ने छोड़ा क्यों, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेगा कि जो पैसा 20,000 करोड़ का कर्ज के रूप में दिया गया है, क्या वो पैसा वही इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए उन्होंने कंपनी ने कर्ज लिया था बैंकों से। इसके लिए हो सकता है अगले हफ्ते एक अहम बैठक होने वाली है बैंकर्स के कंसोर्शियम की, और वो इसके जांच के आदेश दे सकता है। और इसके लिए 2-3 जो फोरेंसिक जांच करते हैं अकाउंट्स की, उनको भी अपॉइंट कर सकता है एसबीआई। तो ये एक चिंता की बात है कि एसबीआई ने जहां जहां लोन दे रहा है वहां से कोई भी अच्छी खबर कम से कम यहां पे नहीं आई है, और एक और नेगेटिव खबर इसके साथ जुड़ गई है। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि स्टेट बैंक्स के जो एसोसिएट्स बैंक हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो इनके एसोसिएट्स बैंक का जो मुनाफा है वो सिर्फ 10% रह गया, यानी कि पिछले एक साल के अंदर जो करीब 1100+ करोड़ रुपए का मुनाफा था कुल इन 5 बैंकों का, वो घटकर अब सिर्फ 100 की कैटेगरी में आकर रुक गया है। 108 करोड़ का मुनाफा है। ज्यादातर बैंकों की इसलिए मुनाफा घटा क्योंकि प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ाई है, और जिनकी वॉच लिस्ट है वो करीब 6000 करोड़ की बैंक की वॉच लिस्ट है, जिसको रोज देखते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। हालांकि इसके मुकाबले अगर आप आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस का देखेंगे उसका वॉच लिस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक चिंता की बात है कि एसबीआई के 500 स्टेट बैंक का मुनाफा अब सिर्फ 10% रह गया पिछले साल के मुकाबले, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का पहुंचा, जहां पे सीधा सीधा इसका मुनाफा 126 करोड़ था पिछले साल के क्वार्टर में, लेकिन इस बार Q4 आते आते ये मुनाफा 505 करोड़ के नुकसान में बदल गया, यानी कि लॉस में आ गया। त्रावणकोर, मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इन सभी के अंदर आप देखें तो लॉस की स्थिति ही बनी है पिछले बार के मुकाबले। शुक्रिया डिम्पी इस पूरे अपडेट के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे राजेश अग्रवाल के साथ। वेलकम बैक। वक्त है बोर्डरूम का। मेरे साथ है जेके पेपर का मैनेजमेंट नतीजों पर बात करने के लिए। जेके पेपर्स के प्रेसिडेंट ES मेहता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते मिस्टर मेहता। आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, अच्छे नंबर्स हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ये रोबस्ट परफॉर्मेंस कहां से आ रही है और आपके मार्केट शेयर में आपने कितना इजाफा देखा है? देखिए, जहां तक मार्केट शेयर का सवाल है, पहले मैं कमेंट करूं कि मार्केट शेयर हमारा कॉपियर में जो पिछले साल 24% था वो बढ़ करके इस वर्ष 27% पे हुआ है। और ये जो ग्रोथ आई है इसमें मैं ये कहूंगा कि कॉपियर की जो वैसे ग्रोथ, नॉर्मेटिव ग्रोथ इस साल में हम मान के चल रहे हैं कि 6 से 7% ग्रोथ आई, लेकिन हमारी ग्रोथ कॉपियर कैटेगरी में ज्यादा रही। मैं ऐसे कहूंगा कि क्योंकि 3% मार्केट शेयर ज्यादा मिला है हम लोगों को इंडस्ट्री का, तो मेरी ग्रोथ इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है, इसीलिए दूसरों का मार्केट शेयर हमें मिला है। हमारी जो टॉप लाइन अगर आप देखें तो हमारी टॉप लाइन में इजाफा जो नेट सेल के लेवल पे भी अगर देखते हैं तो 14% के करीब इजाफा हुआ। इसके जो कारण रहे, प्रोडक्शन बेटर हुआ नए प्लांट से, और दूसरा जो हम लोगों के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ऑल इंडिया का, उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हमने काफी एक्सपांड किया। कुछ जगह ऐसी जगह हैं जहां हम काफी जी कंपनी ने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर काम किया वो वर्क किया आपके फेवर में। समय की कमी के लिए मैं माफी मांगूंगी, आज हम आपसे छोटी ही बातचीत कर पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही में राजेश जी भी हमारे साथ है, उनको भी मैं धन्यवाद कहूंगी। और सौदा आपका में आज इतना ही। आगे अक्षय तृतीया पर देखिए हमारी खास पेशकश। नमस्कार।